कहीं दूर भजन बज रहा था। हवा की लहरों पर तैरती भजन की आवाज पंकज के कानों में पड़ी। पहली पंक्ति ही बदली बनकर उसके मन के आकाश में बार बार उमड़ने घुमड़ने लगी। पंकज पहचान गया कि ये कबीरदास का भजन है। जीवन की अस्थिरता को जतला रहा है। कौन नहीं जानता कि जीवन के सुख दुख और उल्लास का समापन अंतिम यात्रा के रूप में होता है। फिर भी इंसान का पागल मन सांसारिक सुखों के लिए भटकना नहीं छोड़ता। कुछ मिल गया तो खुशी से बौरा जाता है, कुछ छिन गया तो पीड़ा से सिसक उठता है। यही पुरानी कहानी हर बार नई होकर हर जिंदगी में दोहराई जाती है। उसका खुद का जीवन भी इसका एक उदाहरण है। ऊंची नौकरी, वंदना के साथ शादी और डॉली का जन्म, ये जीवन के वे सुख थे जिन्हें पाकर वो खुशी से बौरा उठा था। फिर नौकरी छूटना और बेटी को साथ लेकर पत्नी का घर छोड़कर चले जाना, वे दुख थे जिन्होंने दर्द की तीखी लहर उसके दिल में दौड़ा दी। पंकज की आंखों में दो बूंद आंसू झिलमिला उठे। जब से तन जर्जर हुआ है, मन भी न जाने क्यों बेहद दुर्बल हो गया है। तनिक सी बात पर आंखें भर आती हैं। ये सच है कि पुरुष की आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते, लेकिन क्या किया जाए। जिसका सब कुछ लुट गया हो, ब्याहता पत्नी तक ने जिसे छोड़ दिया हो, उस एकाकी पुरुष की वेदना नारी की प्रसव पीड़ा से कम भयंकर नहीं होती। वो तो कहो कि अम्मा जिंदा थी, वरना। पंकज के मुंह से एक ठंडी आह निकल गई और वो 4 साल पहले की उस घटना को याद करके सिहर उठा। 4 साल पहले की वो सुबह सामान्य दिनों जैसी ही थी, जब पंकज अपनी सरकारी नौकरी पर निकला था। वो सड़क विकास परियोजना में वरिष्ठ इंजीनियर था और आज उसे एक निर्माण स्थल का निरीक्षण करने दूर दराज इलाके में जाना था। सुबह जल्दी उठकर वंदना ने उसका टिफिन तैयार किया था और डॉली उसकी टाई पकड़कर खेलने की जिद कर रही थी। पंकज मुस्कुराया था और अपनी बेटी को चूमकर घर से निकला था। उस दिन सड़क पर कोहरा बहुत घना था। निर्माण स्थल से लौटते वक्त पंकज की कार को एक ट्रक ने गलत दिशा से आकर जोरदार टक्कर मार दी। ट्रक ड्राइवर नशे में था। टक्कर इतनी भयानक थी कि कार सड़क किनारे गड्ढे में जा गिरी और उलट गई। ट्रक रीढ़ की वहीं मृत्यु हो गई और पंकज घंटों तक गाड़ी के मलबे में फंसा रहा। उसे जब अस्पताल पहुंचाया गया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रीढ़ की हड्डी गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो चुकी थी और डॉक्टर्स ने साफ कह दिया कि पंकज अब जीवन भर के लिए अपाहिज हो चुका है। शरीर के निचले हिस्से में कोई हरकत नहीं रह गई थी। इलाज शुरू तो हुआ, लेकिन लगातार देखभाल और महंगे उपचार की जरूरत थी। सरकारी बीमे ने कुछ मदद की, पर लंबी बीमारी और फिजियोथेरेपी का खर्चा लगातार बढ़ता गया। अस्पताल ने बाद में जवाब दे दिया कि जब तक विशेष उपकरण, विशेष देखभाल और नियमित ऑपरेशन नहीं होते, तब तक सुधार की उम्मीद नहीं है। लेकिन वंदना उस वक्त मानसिक रूप से टूट चुकी थी। घर की आर्थिक स्थिति भी डगमगा गई थी। धीरे धीरे पंकज को घर लाना पड़ा और वहीं बेड रेस्ट पर रहने लगा। फिर सिरहाने बैठी अम्मा नीचे झुककर बोली तो वो उन कड़वी यादों से बाहर निकल आया। कुछ चाहिए बेटा? नहीं, थोड़ा दूध लाऊं? सुबह से तुमने कुछ नहीं खाया पिया है। डॉली के आने पर खाऊंगा। पर वंदना ने डॉली को भेजने से इनकार कर दिया तो? इनकार कैसे करेगी? पड़ोस के मनोज जी अदालत का हुक्मनामा लेकर गए हैं। पुलिस के 2 सिपाही साथ हैं। वे लोग अब आते ही होंगे। उफ, कैसी विडंबना है कि बाप को अपनी बच्ची से मिलने की खातिर अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा है। पुलिस भेजनी पड़ी है। अगर कहीं जज साहब भी वंदना की तरह तंग दिल होते तो मुझे अपनी आखिरी इच्छा को मन में लिए ही दुनिया से जाना पड़ता। ये कहकर पंकज ने एक ठंडी सांस खींची। अम्मा कुछ नहीं बोली, चुपचाप बेटे के कमजोर चेहरे पर अपना झुर्रियों भरा हाथ फिराती रही। वर्षों से गुमसुम हो चुका पंकज आज न जाने क्यों इतना बोल रहा था। वंदना के चले जाने के बाद उसने हाँ हूं के अलावा कोई बात ही नहीं की थी। उसकी बोलने की इच्छा ही जैसे मर गई थी। अब तो ये हाल हो चुका है कि चाहने पर भी वो बातचीत नहीं कर पाता। कमजोरी इतनी हो गई कि पूरी ताकत लगाकर बोलने पर भी चिड़ियों की तरह चींची से ज्यादा तेज आवाज नहीं निकलती। उसको सुनने के लिए अम्मा को झुककर उसके मुंह के पास अपना कान ले जाना पड़ता। वैसे ही धीमी आवाज में वो बोला, बड़ी गलती हो गई अम्मा, जो नाई को बुलवाकर दाढ़ी नहीं बनवाई। जरूर मेरा चेहरा भयानक लग रहा होगा। डॉली बच्ची है, देखकर डर जाएगी।
लेकिन अब तो वो लोग आते ही होंगे, नाई को बुलाने का समय नहीं बचा है, अम्मा ने जवाब दिया। पंकज ने आंखें मूंद ली। 4 साल पहले देखी बिटिया की छवि याद करने लगा। बच्ची का मुस्कुराता चेहरा ही तो वो दवा थी जिसके सहारे इस लंबी बीमारी को उसने काटा था। तकिए के नीचे संभाल कर रखा बेटी का फोटो निकाल निकाल कर इतनी बार देखा था कि फोटो की हर रेखा मन में पूरी तरह उतर गई थी। लंबी बीमारी में पुरानी यादें रोगी की अनमोल चीज होती हैं। बीते हुए दिनों की सुहानी याद उसके घायल मन पर मरहम का काम करती थी। अगर ये सहारा न हो तो आदमी पागल हो जाए। अकेले पड़े पड़े छत और दीवारों को कोई कितनी देर देख सकता है। हर सुबह खिड़की से जब धूप का पहला टुकड़ा भीतर घुसता था तो पंकज ये कल्पना करता था कि डॉली दबे पांव भीतर घुस रही है। ये कल्पना बड़ी मधुर होती थी, पर कल्पना आखिर कल्पना थी। हकीकत से उसका क्या संबंध। संयोग से आज जीती जागती डॉली इस कमरे में आएगी, जाड़े की सुहानी धूप की तरह कमरे को उजाले से भर देगी। पंकज के पपड़ा गए होठों पर हल्की सी मुस्कान दौड़ गई। तभी अचानक अम्मा उठते हुए बोले, लगता है वे लोग आ गए। फिर वो उठकर दरवाजे पर गईं। वहीं उन्होंने मनोज जी से पूछा, किसी ने इसे भेजने में आनाकानी तो नहीं की? सरकारी हुक्म की तौहीन करने की जुर्रत कौन कर सकता है, लेकिन इतना तय है कि मोहलत सिर्फ 8 घंटे की है। मनोज जी ने जवाब दिया, 8 घंटे तो बहुत हैं। बाप के तड़पते सीने में इसे देखते ही ठंडक पड़ जाएगी। कहते हुए अम्मा ने 7 साल की पोती को सीने से चिपका लिया और भीगी आंखें पोंछकर उसे साथ लिए भीतर आ गईं। आकर देखा कि पंकज की दोनों आंखों से आंसुओं की धाराएं बहकर दाढ़ी के जंगल में समा रही हैं। अम्मा ने प्यार से झिड़का, बेटा अब आंसू मत बहा, बच्ची सहम जाएगी। कितने इंतजार के बाद तो इसे देख सका है तू, पास बैठकर बातचीत कर। पंकज लटपटाती जबान से बोला, तुमने मुझे पहचान लिया बेटी? मुंह खोलते ही सामने के 2 टूटे दांतों की खाली जगह नजर आई। लंबी कष्टदायक बीमारी ने पंकज को 35 वर्ष की उम्र में ही बूढ़ा बना दिया था। सचमुच उसका चेहरा काफी खराब और भयानक लगने लगा था। डॉली बड़े धैर्य से पिता के सिरहाने बैठ गई। उसकी आंखों में न भय था न जान छुड़ाकर भागने की छटपटाहट। मीठी आवाज में बोली, पहचानोगे क्यों नहीं, आप मेरे पापा हैं। पंकज तो जैसे निहाल हो गया। जल्दी जल्दी अपने कमजोर हाथों से बच्चे को स्पर्श करने लगा। बाप बेटी के इस मिलन को अम्मा न देख सकी। उधर से मुंह घुमा लिया उन्होंने और आगे बढ़कर अलमारी से एक खूबसूरत कीमती गुड़िया निकाल लाई। उन्होंने ये कल ही बाजार से मंगवाई थी। डॉली ने गुड़िया की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखा। 7 साल की उस बच्ची में न जाने कहां से इतनी समझ आ गई थी कि शायद उसके भोले बाल मन ने भावी अमंगल को सूंघ लिया था। जैसे संयोग से हासिल हो जाने वाले पिता के दुर्लभ प्यार का वो एक एक पल आत्मसात कर लेना चाहती थी। अपने हाथों से उसने पंकज को एक प्याला दूध पिलाया। किसी कुशल नर्स की तरह एक एक चम्मच दूध पिता के मुंह में डालती रही। फिर तौलिया उठाकर बड़ी सफाई और जतन से मुंह पोंछ दिया। वो 1 मिनट भी पिता के पास से हिली नहीं। दादी का दिया खाना भी उसने वहीं बैठकर खाया। अपने नन्हे नन्हे कोमल हाथों से वो पिता का सिर दबाती रही। बैठे बैठे अपने स्कूल की, अपनी सहेलियों की, अपने खिलौनों की ढेरों बातें सुनाती रही। उसने पिता को अंग्रेजी और हिंदी की कविताएं भी बड़ी लय में सुनाई। पिता को थका जानकर उसने पिता से कुछ देर सोने का अनुरोध भी किया। अम्मा वहीं जमीन पर चटाई बिछाए आराम करती रही। जितनी बार वो पंकज को दवा पिलाने उठती, डॉली उनके हाथ से दवा ले लेती और पिता को खुद दवा पिलाती। कौन कह सकता था कि ये लड़की 4 साल बाद अपने पिता से मिली है। वक्त गुजरता गया। 8 घंटे पलक झपकते बीत गए। चलो डॉली, सख्त आवाज में दिया ये आदेश सुनकर पंकज के कमरे में सब चौंक पड़े। वंदना अपने बड़े भाई अंशुल के साथ दरवाजे पर खड़ी हुई थी। डॉली ने घबराकर पिता की कमजोर कलाई मजबूती से पकड़ ली। मैं नहीं जाऊंगी, यहीं पापा के पास रहूंगी। चलोगी कैसे नहीं? कहते हुए अंशुल ने उसे झपट कर गोद में उठा लिया और उसके रोने मचलने की परवाह किए बिना उसे लेकर चल दिया। पल भर तो कमरे में मौत की सी खामोशी छाई रही। फिर पंकज की करुण हंसी उभरी जो रोने जैसी लग रही थी। वो बोला, अम्मा बेकार ही डॉली को बुलवाया। आखिरी समय में मेरे मन में मोह जगा गई। सालों अकेले पड़े पड़े सन्यासी की तरह दुख सुख से ऊपर उठ गया था मैं। मन में कोई चाह ही बाकी नहीं रही थी। लेकिन अब चाहता हूँ कि 10-5 दिन और जिंदगी मिल जाए जिसे डॉली के साथ गुजार सकूं, तब चैन से प्राण निकलेंगे।
इस बात को भूल जाओ बेटा, वो अब तुम्हें देखने को भी नहीं मिलेगी। उसकी तरफ से अपना मन हटा लो। अम्मा ने कांपते स्वर में समझाया। सच कहती हो अम्मा। एक ठंडी सांस लेकर पंकज बोला। पर कहने से ही क्या बच्ची को भूला जा सकता था? वो ध्यान हटाने की जितनी कोशिश करता, बच्ची मानस पटल पर उतनी ही शिद्दत से छा जाती। लगता जैसे झुककर पूछ रही हो, पापा आपको संतरे की एक फांक छीलकर और दूं? खींच कर ले जाते वक्त कैसी मचल रही थी। मैं अपने पापा के पास रहूंगी, मुझे यहाँ से मत ले जाओ। अपने घर जाकर डॉली पांव पटकते हुए मचल गई। हाँ हाँ, मैं अपने पापा के पास रहूंगी, मुझे वहां से क्यों ले आए तुम लोग? वंदना ने खिसियाकर उसके गाल पर एक तमाचा जड़ दिया। बोली, पापा के पास लड्डू मिल रहे थे तुझे, घंटों से उसी एक बात को रटे जा रही है। दिमाग खराब कर दिया है मेरा। दरवाजे के पास आकर अंशुल ने गंभीर स्वर में समझाया। बच्ची के साथ तुम भी बच्ची मत बनो वंदना, उसे प्यार से समझा बुझाकर चुप कराओ। मारने पीटने से कुछ नहीं होगा। अंशुल चला गया तो वंदना पल भर खामोश रही। फिर उसने बेटी की पीठ पर प्यार से हाथ फेरा और बोली, अच्छे बच्चे जिद नहीं करते हैं। तुम तो बहुत अच्छी बिटिया हो, आंसू पोंछकर दूध पी लो। देखो कितनी रात हो गई है। मैं क्यों तुम्हारा कहना मानूं? तुमने भी तो मेरा कहना नहीं माना है। जबरदस्ती मुझे ले आई वहां से। मेरा मन क्या अपने पापा के पास रहने को नहीं होता? निशा, गौरव, सोनू सब बच्चे अपने मम्मी पापा के घर रहते हैं, मैं नानी के घर क्यों रहूं? डॉली ने हिचकियां लेते हुए मान भरे स्वर में कहा। वंदना समझ नहीं पा रही थी कि बच्ची को क्या कहकर बहलाए, पर उसे बहलाना जरूरी था। वो हिचकिचाते हुए बोली, देखो बेटे, बात यह है, असल में तुम्हारे पापा बीमार हैं। वहां रहने से तुम्हारी पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं हो सकती थी। उनकी बीमारी कब तक चलेगी इसका कोई ठीक पता नहीं। रात दिन बीमार आदमी के साथ कहाँ तक रहा जा सकता था? हमारी भलाई इसी में थी कि हम वहां से आ जाते। छी माँ, तुम कितनी गंदी हो। नफरत भरे स्वर में डॉली बोल पड़ी। क्यों? वंदना ने पूछा। गंदी ना होती तो ऐसी बात नहीं सोचती। तुमसे 1000 गुना अच्छी दादी हैं, जो बीमार पापा की देखभाल कर रही हैं। मैं अब उन्हीं के पास रहूंगी। तुम इतनी मतलबी हो कि बीमारी में मुझे भी छोड़ सकती हो। दादी कम से कम मुझे छोड़ेंगी तो नहीं? डॉली की आवाज में नफरत और डर दोनों थे। वंदना सहम गई। उसे लगा जैसे मासूम बच्ची ने उसे सरेराह नंगा कर दिया है। बेटी की परवरिश तो एक बहाना थी। क्या सचमुच अपने स्वार्थ की खातिर वो रोगी पति को नहीं छोड़ाई थी? उसके कानों में 4 वर्ष पहले की वे बातें गूंजने लगी जो माँ और भैया ने उससे कही थी। अभी तेरी उम्र ही क्या है, महज 22 साल। न जाने जिंदगी कैसे कटेगी। जिंदगी भर अपाहिज पड़े रहने से तो मरना भला था। अगर पंकज इस दुर्घटना में मर जाता तो उसे भी मुक्ति मिलती और घर वाले भी एक बार रो पीट कर सब्र कर लेते। भाई, मरने वाले के साथ तो मरा जाता नहीं है। पंकज के लिए तू कहाँ तक खुद को तबाह करेगी? अपनी न सही अपनी बच्ची की फिक्र कर। उसकी पढ़ाई लिखाई की बात सोच। यहाँ रहकर वही एक बीमारी पुराण चलता रहेगा। 1-2 साल की बात हो तो धीरज से मरीज की सेवा भी की जाए। पंकज 4-6 साल भी जी सकता है और 15-20 साल भी। उसकी जिंदगी की डोर अगर लंबी खिंच गई तो तू कहीं की नहीं रहेगी। वंदना के कानों में मायके वालों की तरफ से हर रोज यही मंत्र फूंके गए थे। उसके स्वार्थ और कर्तव्य भावना में कुछ दिन तक संघर्ष चला। आखिर में स्वार्थ ही जीता और वो अपने अपाहिज पति और लाचार बूढ़ी सास को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ आई। पर छोटी सी बच्ची ने आज बता दिया कि दुनिया स्वार्थ से नहीं त्याग से चलती है। स्वार्थ के वशीभूत होकर राम को वनवास दिलाने वाली कैकेयी भी क्या बाद में अपने कुकृत्य पर नहीं पछताई थी? वंदना का मन भी उसे धिक्कारने लगा। वो अपराध बोध से भरकर बोली, सचमुच मैंने बहुत बड़ी भूल की है। मुझे माफ कर दो बेटी। मैं वादा करती हूँ कि कल सुबह तुझे साथ लेकर तेरे पापा के पास चलूंगी और अब हमेशा वहीं रहूंगी। सच कह रही हो माँ? डॉली ने चहककर पूछा। उसकी आवाज में खुशी भी थी और अविश्वास भी। बिल्कुल सच, वंदना ने भर्राए स्वर से उत्तर दिया। माँ के वादे पर डॉली दूध पीकर सो गई। वंदना की आंखों के सामने कभी पंकज का विवाह के वक्त का हंसमुख चेहरा घूमता तो कभी दुर्घटना के बाद का मुरझाया चेहरा। वो मुरझाया चेहरा वंदना से बार बार कह रहा था, तुमने मुझसे किस बात का बैर निकाला था वंदना? जीवन भर साथ निभाने का वादा करके मुझे अकेला छोड़ गई। यही दुर्घटना अगर तुम्हारे साथ घटी होती और मैंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया होता तो तुम पर क्या गुजरती? मैं भी इंसान था, मेरे सीने में भी एक धड़कता हुआ दिल था। मुझे अकेला छोड़ते हुए
तुम्हें तनिक भी तड़प नहीं हुई? अकेले पड़े पड़े तुम्हें ना जाने कितनी आवाजें दी मैंने, उनमें से एक भी तुम्हारे कानों में नहीं पड़ी। अपने जीवन के लिए मुझे एक ही उपमा याद आ रही है। पतझड़ की सुनी शाख, वसंत में जो डाली फूलों से लदी हुई थी, वो पतझड़ में बिल्कुल वीरान पड़ी है। खैर, अकेलेपन से क्या डरना, आदमी अकेला ही दुनिया में आया है और अकेला ही जाएगा। सगे संबंधी अधिक से अधिक शमशान तक उसका साथ निभा सकते हैं, तुमने वो भी नहीं निभाया। जिंदगी के सफर में बीच रास्ते में साथ छोड़ गई, लेकिन अब मैं उस मोड़ पर पहुंच गया हूँ जहाँ सारे गिले शिकवे खत्म हो जाते हैं। यकीन मानो, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। वंदना की आंखों से आंसू बरसने लगे, हृदय में ग्लानि का ज्वार उमड़ने लगा। उधर रात भी आहिस्ता आहिस्ता ढलने लगी। सुबह की पहली किरण के साथ वो उठ खड़ी हुई। किसी को कुछ बताए बिना वो डॉली को साथ लेकर घर से निकल पड़ी। रिक्शा जब ससुराल की गली के मोड़ पर पहुंचा तो सूरज निकल आया था। रिक्शे वाले को पैसे देकर वंदना ने बेटी की उंगली थामी और आगे बढ़ी। तभी दिल को चीरने वाला रुलाई का स्वर कानों से टकराया। डॉली और वंदना दोनों ने अम्मा की आवाज पहचान ली। आवाज उसी मकान से आ रही थी जहां एक दिन वंदना मांग में सिंदूर सजाए डोली में चढ़कर पहुंची थी। अम्मा के करुण विलाप की आवाज सुनकर वंदना और डॉली कांप उठी। वंदना का दिल डूब गया। वो दौड़कर भीतर पहुंची तो देखा पंकज इस दुनिया को अलविदा कह चुका था। बिस्तर पर लेटा हुआ उसका शांत शरीर अब हर दुख से मुक्त लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे डॉली की झप्पी, उसकी छोटी सी सेवा और अंतिम बार उसके स्पर्श ने पंकज के अधूरे जीवन को पूर्णता दे दी थी। जैसे बेटी से मिलने के बाद ही उसका मन शांत हुआ हो। वंदना फूट फूट कर रो पड़ी। अम्मा ने डॉली को अपनी गोद में ले लिया और वंदना से मुंह फेर लिया, लेकिन डॉली चुपचाप अपने पिता के पास बैठ गई और धीरे से उनका हाथ थामकर बोली, पापा, मैं तो हमेशा यहीं रहने के लिए आई थी और आप हैं कि मुझे छोड़कर चले गए। अम्मा का हृदय भीग उठा। उन्होंने डॉली को गले लगाया और पहली बार वंदना की ओर देखा। वंदना ने सिर झुका लिया। बहुत देर तक घर में कोई शब्द नहीं था, बस मौन था। एक ऐसा मौन जिसमें पछतावा, प्रेम, क्षमा और संताप सब कुछ घुल गया था। रात को डॉली ने नफरत भरी आवाज में कहा था, माँ तुम गंदी हो। वंदना को महसूस हुआ जैसे यही वाक्य हर ओर से उस पर लाछन बनकर बरस रहा है। तुम गंदी हो। हथेलियों से चेहरा ढांपकर वो रो पड़ी और रोते रोते हुए बोली, अम्मा, मैं अब कभी नहीं जाऊंगी। अब यही मेरा घर है। मैं आपकी बहू बनकर, पंकज की विधवा बनकर यहीं रहूंगी। और अम्मा बस खाली नजरों से उसे देखती रही। तो ये थी आज की कहानी। इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको रोज अच्छी अच्छी कहानियां सुनने को मिल सके। और हाँ, आपसे वीडियो को हाइप करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स के साइड में आपको हाइप का ऑप्शन मिलेगा, इसी पर आपको क्लिक करना है। तो फिर मिलते हैं एक और कहानी के साथ। नमस्कार।